गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे की टॉपिक उसके इको सिस्टम के में जो पढ़ रहे थे उसकी अगले कड़ी में हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रीकरण ये पढ़ेंगे। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए कि सभी जीवधारियों में कार्बनिक घटक में कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। आप सभी को मालूम है जितने भी जीवधारी हैं उनमें कार्बन घटक अवश्य ही उपस्थित होता है। अच्छा, इससे पहले हमारे वायुमंडल में भी जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और इसकी परसेंटेज 0.03% से है। 2.3 × 10⁻12 टन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, एकत्र हो जाती है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो लेकिन जो उत्पादक हैं यानी जो हरे पौधे हैं, स्वपोषी पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद फोटोसिंथेसिस की क्रिया उसकी सहायता से करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और परपोषी जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, कार्बन के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, एमिनो एसिड, फैट्स, ये सब रूप में लेते हैं। और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड में वो जल में जब घुल जाती हैं तो घुल कर क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्चे माल का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत उत्पादकों में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और यही कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर श्वसन कोशिकीय श्वसन में भाग लेती है। जैसे कि ग्लूकोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया करेगी, ऑक्सीडेशन होगा। इसके फलस्वरूप पौधे और जंतु दोनों में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जंतु होते हैं या वनस्पति होते हैं वो रंध्रों के द्वारा गैसेस एक्सचेंज, और जंतु होते हैं वो श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाता है और जिससे पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः लेते हैं। तो एक चक्रीकरण हुआ कि नहीं कार्बन का, यहाँ पर देखिए। और शाकाहारी जंतु पौधे को खाते हैं, इसके पश्चात कार्बनिक यौगिकों का कुछ भाग उत्सर्जन द्वारा त्याग दिया जाता है और जो बचा हुआ भाग होता है शाकाहारियों के शरीर में वो उसका पुनर्विन्यास होता है। यह कोशिकीय श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में भी मुक्त करते हैं और जो हमने भी जस्ट बताया है आपको, ये वातावरण में चला जाता है। और इस प्रकार से जब मांसाहारी जंतु शाकाहारियों को खाते हैं तो फिर से पाचन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब पौधे और जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके कार्बनिक पदार्थों को क्या होता है, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन होता है और वहाँ से कार्बन पुनः भौतिक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है और अपना भोज्य पदार्थ के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं लेते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और इन्हें अपघटन करते हैं और वहाँ से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भौतिक वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो ये देखिए, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया वहीं से ये मुक्त हुआ है। यही एक पूरा एक चक्रीकरण हो रहा है। यहाँ पर एक चक्र बनाया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक चक्र है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से देखिए, ये यहाँ देखिए
अब यहाँ देखिए, ये ग्रीन प्लांट है। देखिए ग्रीन प्लांट को कौन खाया, ये देखिए यहाँ पे समझिए आगे आप लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए ये ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट को किसने खाया, देखिए ग्रीन प्लांट है ना ये देखिए ये ग्रीन प्लांट है, ठीक। ग्रीन प्लांट को किसने खाया, ये ग्रीन प्लांट है, किसने खाया, एनिमल ने खाया। ग्रीन प्लांट को किसने खाया, ग्रीन प्लांट को किसने खाया, ये देखिए ये एनिमल ने खाया। हाँ? एनिमल का क्या हो गया, ये प्लांट दोनों का, एनिमल का क्या हो गया, डेथ हो गया। तो डेथ होने में क्या होता है, घटन होता है, डिकम्पोजर डिकम्पोज किया। ग्रीन प्लांट का भी डेथ होगा तो उसका भी अपघटन होगा, ठीक है। तो अपघटन के पश्चात क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये अपघटन के पश्चात क्या बन रहा है, ये यहाँ ये देखिए क्या कार्बन निकल रहा है, किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में निकल रहा है, ठीक। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा लेता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पौधा लेता है और क्या करता है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, हमने बताया कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीकरण होता है। अब जब यानी कोशिकीय श्वसन में या सेलुलर रिस्पायरेशन में उसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में चला गया पौधे का। उसी तरह से जंतुओं में भी सेम उसी तरह से, जैसे पौधों में होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होता है, तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वातावरण में चला गया। ये पूरा चक्र देखिए चल रहा है। अब इधर आ जाइए, इसके बगल में देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, पानी में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में होता है, ये इसको लेते हैं, ये भी प्रकाश क्रिया करेंगे और जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ये भी सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगे, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य वातावरण में चली जाएगी। दूसरा यहाँ पर है कोल डिपॉजिट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, कंबशन। कोयला को जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या, ज्वालामुखी में विस्फोट होगा तो उसमें कौन सा गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जलेगा तो वो वातावरण में जाएगा। देखिए एक पूरा चक्र, देखिए यहाँ पे एक ऐसे देखते जाइए, ये पूरा चक्र हम इस तरह से अगर देखें, ये ऐसे देखिए, ये ठीक, बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा होगा लेकिन कोशिश किया जा रहा है। देखिए आप लोग बना लेंगे समझ करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब आता है दूसरी साइकिल जो आपके कोर्स में है, फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल, अब फास्फोरस साइकिल में क्या है, फास्फोरस एक बहुत ज़रूरी तत्व है, देखिए आवश्यक तत्व है जीवन के लिए। जंतुओं की सेल, जो जितने भी सेल होते हैं, सेल मतलब आवरण, कवच वाले जंतु होते हैं, या हड्डी है, दांतों में फास्फोरस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस जो है गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता, जैसे कार्बन था तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये फास्फोरस गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता है। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है, चट्टानें हैं जिनमें यह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। और जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो खेत है, जो किसान होते हैं अपने खेतों में फास्फोरस का छिड़काव करते हैं मिट्टी में मिलाने के लिए, जिससे कि जिन पौधों को फास्फोरस की ज़रूरत हो उनको मिल पाए। फास्फोरस सभी जीवों में जीवद्रव्य पदार्थ का महत्वपूर्ण घटक है, जितने यानी प्रोटोप्लाज्म का जीव पदार्थ का महत्वपूर्ण घटक है। फास्फोरस
यानी बिना प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य के कोई भी कोशिका जीवित नहीं कही जाएगी। फास्फोरस को पौधे जड़ों द्वारा आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो दूसरा उपभोक्ता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, फास्फोरस को कार्बनिक फास्फोरस के रूप में उत्पादक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करते हैं। फिर जब मृत जीव जो हो जाते हैं, पौधे हों चाहे जंतु हों, उनके शरीर में उपस्थित कार्बनिक फास्फोरस को सूक्ष्म जीवों द्वारा फॉस्फेट एंजाइम की सहायता से अघुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस के रूप में खनिजीकरण कर लिया जाता है। फिर ये अघुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस का अघुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस में रूपांतरण होता है। यहाँ देखिए कैल्शियम फास्फेट है, इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये है आपका आंशिक रूप से सोल्युबल फास्फेट, और ये पूरी तरह से सोल्युबल फास्फोरस ये हमारे सामने उपस्थित है। तो इस तरह से ये होता है। इनका देखिए जो चक्र है, देखिए इस तरह से देखिए इनका चक्र, एक बार पूरा ऐसे देखिए, ये चक्र है ये पूरा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ से प्लांट कौन खाया, एनिमल लिया, एनिमल्स उत्सर्जन हुआ, उसका उत्सर्जन के पश्चात क्या हुआ, उत्सर्जन में जो फास्फोरस था जो खाया, उत्सर्जन साथ आया बाहर, यहाँ वो किस में कन्वर्ट होगा, डिजॉल्व फास्फेट में, जो घुलनशील फास्फेट है। लेकिन डिजॉल्व फास्फेट, घुलनशील फास्फेट इतनी आसानी से नहीं हो जाता है, हम उसका प्रोसेस पीछे बताए हैं आपको जस्ट अभी। तो ये घुलनशील फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये घुलनशील फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ जाता है, फिर प्लांट में चला जाता है, ठीक। और ये प्लांट और एनिमल ये क्या करते हैं, इनके आसपास क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाई जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, एक को किस में कन्वर्ट करती हैं, फास्फोटाइजिंग बैक्टीरिया। ये फास्फोटाइजिंग बैक्टीरिया जो है फास्फोरस में जो कन्वर्ट होते हैं, वो फास्फोटाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोटाइजिंग करती हैं इन फास्फोरस को, वो फास्फोटाइजिंग बैक्टीरिया कही जाती हैं, और उनका फास्फोरस में कन्वर्शन होता है। एक पार्ट पे हुआ। अब दूसरा इधर देखिए, एनिमल जो था, एनिमल का जो बोन और टीथ था, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनिमल का बोन एंड टीथ, ये इधर चाहिए, ये शैलो मैरीन सेडिमेंट्स। शैलो मतलब जो उथला हो, उथला जो समुद्री जो उथला हो, बहुत डीप में ना हो, कम डीप में हो, वो उसका डिपॉजिट, सेडिमेंट मतलब नीचे की तली में बैठ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इनका जब तली में बैठ जाएंगे तो फास्फेट रॉक, गुआनो डिपॉजिट, फॉसिल बोन डिपॉजिट। फास्फेट जो होता है, फास्फेट रॉक के रूप में ये डिपॉजिट हो जाता है, या फिर फॉसिल बोन यानी जीवाश्म हड्डियों के रूप में ये डिपॉजिट हो जाता है। और दूसरी बात यह है, जो मैरीन बर्ड्स होते हैं, मैरीन बर्ड्स जो समुद्री चिड़िया होती हैं और फिशेस होते हैं, वो भी मरने के बाद उनकी जो बोन्स होते हैं वो फास्फेट रॉक के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, और फॉसिल बोन के रूप में ये डिपॉजिट हो जाता है। अब आगे ऊपर बढ़ते हैं, इनका क्या होता है, इनको ये जो फास्फेट रॉक्स के रूप में जो फास्फोरस होता है वो कौन लेता है, प्लांट, जड़ों के द्वारा ये प्लांट लेता है वहाँ पर, एक चीज़। दूसरा, अब जो फास्फेट रॉक के रूप में ये था, ये देखिए इसका क्या होता है, इरोजन, लीचिंग। मैंने आपको लीचिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग ध्यान हो अगर तो आप लोग याद करिए, लीचिंग के बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से बताया। लीचिंग किसे कहते हैं, लीचिंग, व्हाट डू मीन बाय लीचिंग, लीचिंग क्या है, लीचिंग को हम हिंदी में बोलते हैं निच्छालन, यानी लीटर में उपस्थित, लीटर क्या होता है, अब भूल गई होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, भूमि पर गिरी हुई ताज़े पत्तियों और शाखाओं, फल फूल जो होते हैं उसे लीटर कहे जाते हैं। तो लीटर में उपस्थित अनेक अकार्बनिक पदार्थ वर्षा अथवा सींचे गए जल में घुसकर मृदा की गहरी परतों में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कही जाती है, लीचिंग कही जाती है। तो ये सब क्या होता है, वर्षा के जल में या और दूसरे जल में घुल करके कहाँ पहुंच जाती है,
मिट्टी में, मृदा नीचे मिट्टी में पहुंच जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इरोजन, लीचिंग। अब वहीं से पौधे लेते हैं, और वहाँ से फिर क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, डिजॉल्व फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस होता है, और ये फिर पौधों के अंदर ये फिर पहुंचता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, सैलो मैरीन सेडिमेंट्स जो होता है यहाँ पर, इसका एक और होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, लॉस टू डीप सेडिमेंट्स। ये डीप सेडिमेंट, बहुत गहरे में सेडिमेंटेशन इसका लॉस हो जाता है, नहीं हो पाता है इसका लॉस। दूसरा है, फिर ये जो भी सेडिमेंट्स होता है वो किस में, वो कहाँ चला जाता है, जियोलॉजिकल साइकिल, यानी भूगर्भ चक्र के अंतर्गत ये चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फास्फोरस साइकिल। एक बार इसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट टर्न को हम पढ़ेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू, हैव ए गुड डे।